नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका अहरवाल। ऑपरेटिंग सिस्टम के सीरीज में हम पार्ट टू प्रोसेसर मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम इस पार्ट टू में क्या देखने वाले हैं। पार्ट वन में हमने क्या क्या देखा था कि प्रोसेसर मैनेजमेंट होता क्या है, उसके गोल्स क्या है, प्रोसेस स्टेट इन प्रोसेसर मैनेजमेंट और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, हमने इनके बारे में देखा था। पार्ट सेकंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसको शॉर्ट शॉर्ट में हम पीसीबी बोलेंगे, स्टेप्स परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की डेफिनेशन होती क्या है। स्विच से मतलब समझ में आ रहा है कि जो हमें प्रोसेसेस होंगे, चूंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए ऑब्वियस सी बात है हम प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे और रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेसेस के बीच में स्विच करना, प्रोसेस पी वन से सपोज पी टू पे चले जाना, पी टू से पी वन पे चले जाना, तो दैट इज कॉल्ड स्विचिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द स्टेट ऑफ a CPU so that the execution can be resumed from the same point at a later time। मतलब क्या हो गया, जो प्रोसेस हमारी जो एग्जीक्यूशन के लिए चल रही होगी, ठीक है, सपोज कुछ इंटरप्ट आ जाता है, बीच में हमें रोकनी पड़ती है, तो हम जिस स्टेट में वो थी हम उस स्टेट में उसको सेव कर लेंगे और दूसरी प्रोसेस जिसकी डिमांड आई एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू उसको टाइम दे देगा, वो एग्जीक्यूट होने लगेगी। और फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम जब प्रीवियस वाले प्रोसेस P1 पे जाएंगे जहां पे हमने उसको उस स्टेट में सेव करके रखा था, तो वापस से उसी जगह से वो एग्जीक्यूशन करने लगेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट और क्या कह सकते हो आप इसको, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। सेव कर लेगी जिस स्टेट में थी, उसके बाद जाके हम जैसे आप कोई वर्ड की फाइल बना रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि जहां पे आप बना रहे होते हो एक दिन में तो सपोज बना नहीं लोगे, तो वहां पे आप उसको क्या कर दोगे, सेव कर लोगे, ठीक है। दूसरे दिन जब उसको स्टार्ट करोगे तो कहाँ से करोगे, जहां पे आपने रोका था वहीं से स्टार्ट करोगे ना, ठीक है। तो और सपोज दूसरे दिन जब आपने उस फाइल को खोला तो आप क्या करोगे, वो फाइल आपकी लोड होगी, ठीक है, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। अब अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो इसमें पहला स्टेप क्या हो जाता है, सेव कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट प्रोसेस टू इट्स पीसीबी। मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आप उस स्टेट को, उस प्रोसेस के स्टेट को क्या कर लोगे, सेव कर लोगे, ठीक है, ताकि हम जब लेटर उसको एग्जीक्यूशन में लाए तो हम उस स्टेट पे वापस से जा सके जहां पे हमने उसको रोका था। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, तो शेड्यूलर सिलेक्ट्स द नेक्स्ट प्रोसेस टू रन। तो शेड्यूलर क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा जिसको उसको रन कराना है। तभी हमने कॉन्टेक्स्ट की बात की और स्विचिंग की बात की, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, लोड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिलेक्टेड प्रोसेस फ्रॉम इट्स पीसीबी। जो हमें मतलब क्या बोल रहा है, स्टार्ट करनी है प्रोसेस एग्जीक्यूशन के, उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा और लोड करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, तो सीपीयू स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द सेलेक्टिंग प्रोसेस। सीपीयू क्या है, जो सेलेक्ट की हुई प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट करा देगा, ठीक है। इट enables multitasking by switching the CPU between different processes। यहाँ पे मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आता है कि दो प्रोसेस के बीच में, या कहना चाहो कि अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कि आपका स्विच हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को देख लेते हैं ये होता क्या है, जिसको हम शॉर्ट में पीसीबी बोलते हैं। पीसीबी में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज करते हैं, किसके द्वारा यूज किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, आप उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखो, किसकी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस की। जैसे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है ना यहाँ पे, अब आइए आप अपना खोलते हो तो आपके स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन और यहाँ की जो आपकी फीस का रिकॉर्ड है, आपके अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी उसमें कहीं ना कहीं स्टोर है ना। तो यहाँ पे भी प्रोसेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर रहेगी, कहाँ पे, पीसीबी में, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, पहला हो गया प्रोसेस स्टेट, दूसरा हो गया प्रोग्राम काउंटर, तीसरा हो गया सीपीयू रजिस्टर्स, चौथा मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और आईओ स्टेटस, ठीक है। वैसे उसके स्टेट को बता रहे हैं, किस स्टेट में रनिंग में थी, वेटिंग में थी, किस स्टेट में थी वो, और किस जगह पे थी, कौन सी प्रोसेस थी, P1 प्रोसेस थी, P2 मीन्स काउंटर बताना पड़ेगा ना ये कौन सी प्रोसेस है, ताकि आप किसी दूसरी प्रोसेस को ना ले लो।
और वो रजिस्टर बताना पड़ेगा जहाँ पे उसने वो स्टोर करके रखा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी मैनेजमेंट जो कितनी बड़ी प्रोसेस है, छोटी बड़ी कितना टाइम लेगी, इस हिसाब से मैनेजमेंट इस मेमोरी का वो बताना पड़ेगा और इनपुट आउटपुट स्टेटस देना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहेंगी, आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर रहेंगे। अब जो स्टेप्स परफॉर्म होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, उस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो मेमोरी होती है उसमें एक यूजर का स्पेस होता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेस होता है। यूजर कैन नॉट एंटर द ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस एज ए प्रीवियसली टोल्ड यू। ठीक है, तो जैसे सपोज इसमें देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है हमारे, P1 और P2 दो प्रोसेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब प्रोसेस P1 क्या यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट करते करते सपोज कोई इंटरप्ट आ गया, सिस्टम कॉल आ गई। ठीक है, तो हमें क्या बीच में प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, प्रोसेस को रोकना पड़ेगा मतलब मुझे उसको सेव करना पड़ेगा ना कि किस स्टेट में वो थी। तो वो कहाँ पे जाके सेव होगी, PCB1 में, क्योंकि B1 फॉर प्रोसेस 1 है। तो सेव स्टेट इनटू प्रोसेस P1। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रोसेस जो हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, वो कहाँ से रीलोड करेगा, किसको, कोई दूसरी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कराना है। ठीक है, तो रीलोड करेगा स्टेट फ्रॉम पीसीबी टू से जो प्रोसेस P2 की इंफॉर्मेशन किस ब्लॉक में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 2 में स्टोर हुई थी, उसको रीलोड करेगा। किसके लिए रीलोड करेगा, एग्जीक्यूशन के लिए रीलोड करेगा। ठीक है, अब हमारी क्या हो गया, यहाँ पे प्रोसेस P2 का क्या हो गया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन होते होते फिर सपोज को ये क्या आ गया, इंटरप्ट आ गया। क्या हो गया, इंटरप्ट आ गया, सिस्टम कॉल आ गई, तो फिर मुझे प्रोसेस P2 को क्या करना पड़ा, रोकना पड़ेगा ना। ठीक है, अब रोक दिया, या फिर वो सपोज कंप्लीट हो गई होगी प्रोसेस P2, तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट, तो फिनिश टर्मिनेट हो गई होगी। कुल मिला के कहना चाहिए इंटरप्शन आ गया बीच में। तो अब जब उस प्रोसेस को हमने रोक दिया, तो वापस से किस प्रोसेस पे हम जाएंगे, जो प्रोसेस P1 हमने होल्ड कर दी थी, जो हमने उसको PCB1 में यहाँ पे क्या कर दिया था, सेव कर दिया था, तो हम फिर से वापस क्या करेगा, CPU उसको लोड करेगा। ठीक है, किसके लिए लोड करेगा, ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूशन के लिए लोड करेगा। तो इन बिटवीन क्या था, जब प्रोसेस P2 का इंटरप्शन हुआ, इंटरप्ट हुआ, सिस्टम कॉल आया, तो हमने क्या करें, सेव स्टेट इनटू PCB2। जिस तरह से हमने P1, प्रोसेस P1 का यहाँ पे PCB1 में इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर की थी, इसी तरह प्रोसेस P2 की हमने यहाँ पे PCB2 में इंफॉर्मेशन स्टोर करा के रख दी। क्यों, क्योंकि इंटरप्ट आ गया था। ठीक है, अब इंटरप्ट आ गया तो देन हम CPU कहाँ पे वापस से प्रोसेस B1 में चला जाएगा, क्योंकि वो भी प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। तो अब वापस से क्या करोगे, रीलोड करोगे, रीलोड करोगे स्टेट वो PCB1 से। ठीक है, फिर वहां पे PCB1 से जो आपकी रीलोड हुई है, फिर वो एग्जीक्यूट कौन सी करेगी प्रोसेस, आपकी प्रोसेस P1 आपकी करेगी। देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है P1 का, प्रोसेस का। तो यहाँ पे अगर ये बात आती है कि जब हमने इसको सेव स्टेट में ले गया प्रोसेस P1 को, और दूसरी प्रोसेस को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से आपने रीलोड किया, तो इन बिटवीन का जो टाइम था उसके बीच में CPU हमारा क्या रहा, आइडल रहा। उसके पास एग्जीक्यूशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं थी, ना तो प्रोसेस P1 थी, ना प्रोसेस P2 थी। ठीक है, इसी तरह से जब प्रोसेस P2 हमारी एग्जीक्यूट हो रही थी, तो वहां पे फिर इंटरप्शन कोई आ गया था। तो इन बिटवीन क्या, ये जब उसको हम प्रोसेस P2 को PCB2 में सेव कर रहे थे, और जो प्रोसेस P1 है PCB1 से रीलोड कर रहे थे, इन बिटवीन भी हमारा CPU क्या रहा, आइडल रहा ना। ठीक है, तो ये एक तरह से कहना चाहिए इस बीच पे ये दो टाइम में हमारा CPU आइडल रहा, उसने कुछ नहीं किया। हम क्या चाहते हैं, CPU मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रहे, बिजी रहे, सो दैट कि प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन हो सके। ठीक है, अब जब ये हुआ, जब हमने इसको रीलोड कर लिया, किसको, PCB B1 से, तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमने इसकी एग्जीक्यूशन करा है। अब ये जो हमारा आइडल टाइम था किसका, क्योंकि प्रोसेस P1 यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट हुई थी, इन बिटवीन उसको कब टाइम मिला, यहाँ पे टाइम मिला जब इसका इंटरप्शन आ गया क्या बोलते PCB2 से उसने रीलोड किया था, यहाँ पे प्रोसेस P2 का इंटरप्शन आया,
तब जाके उसको ये काउंट सीपीयू ने टाइम दिया यहाँ पे इंस्टॉल करने का, सॉरी एग्जीक्यूट करने का। तो इतना जो हमारा क्या बोलते टाइम था, वो क्या हो गया, आइडल हो गया इन बिटवीन। अब आइडल हो गया तो क्या हो गया, सीपीयू हमारा इतने टाइम तक क्या रहा, आइडल रहा प्रोसेस। तो ये एक तरह से वेस्ट ही हो गया ना, सीपीयू के पास कोई काम ही नहीं था एग्जीक्यूशन के लिए। तो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या रहेंगे हमारे, पहला क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स कंट्रोल थ्रू इंटरप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंट्रोल लेगा कि इंटरप्ट अब किसको मुझे सेव करना है, किसको रीलोड करना है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेव्स कॉन्टेक्स्ट टू सॉरी ऑफ रनिंग प्रोसेसेस इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सेव करोगे किसको, उस कॉन्टेक्स्ट को जो इंटरप्शन आ गया बीच, अगर कहाँ तक काम किया था वहां तक आपको सेव तो करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो एग्जीक्यूशन करोगे। सपोज आप कॉलेज, घर से कॉलेज की तरफ आ रहे हो, इन बिटवीन जितना आपने रास्ता तय कर दिया, उसके बाद से कुछ बारिश आगे कुछ आगे तो आप दूसरा मतलब वहां से ही आगे जाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि आपका टाइम जब दोबारा से एग्जीक्यूशन का स्टार्ट होगा, जितने टाइम आपने वेट किया था अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो आपका ABCD तो ना स्टार्ट होगा जब घर से चले थे। आपने जहां तक रास्ता पार कर दिया था उसके बाद से आप स्टार्ट करोगे ना। ठीक है, फिर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, रीलोड कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू प्रोसेस। आप नए जो प्रोसेस है उसके जो PCB से उसको क्या करोगे, रीलोड करोगे किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। देन आफ्टर रिटर्न कंट्रोल टू न्यू प्रोसेस। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन, रिटर्न वापस से न्यू प्रोसेस का कंट्रोल चला जाएगा। तो इस डायग्राम में कुछ नहीं है, आपको बेसिकली क्या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बेसिकली होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें प्रोसेसेस होंगी, किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, चलते चलते अगर कोई इंटरप्शन आ जाता है तो मुझे उसकी स्टेट को सेव कर देना है, और सेव कहाँ होगी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जाके होगी। फिर जब दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होगी तो उसके लिए उसको रीलोड करना पड़ेगा ना कि हम किस प्रोसेस को करने वाले हैं। अब रीलोड करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसकी जहाँ इंफॉर्मेशन सेव होगी, दूसरी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन, सपोज प्रोसेस 2 है तो उस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन कहाँ सेव होगी, PC P2 में। ठीक है, तो उसको रीलोड करोगे ना एग्जीक्यूशन के लिए, तो ठीक है तब वो स्टार्ट हो जाएगी। मान लो उसका फिर से प्रोसेस जो दूसरी प्रोसेस है उसके लिए भी कोई इंटरप्ट आ गया, तो फिर वही उसको सेव कर दोगे उस स्टेट को, वापस से रीलोड करोगे दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि खाली तो बैठना नहीं है, कॉन्टिन्यूसली हमें एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, फिर हमारे वो चीज एग्जीक्यूट होगी, वो वाली प्रोसेस। तो बीच का जो सेव और रीलोड का टाइम होता है, दैट टाइम इज द आइडल टाइम, तो वहां पे सीपीयू कुछ नहीं करता, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एडवांटेजेस पे। पहला एडवांटेज क्या हो गया, एफिशिएंट मल्टीटास्किंग, मींस अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस टू शेयर द CPU, इंप्रूविंग सिस्टम मल्टीटास्किंग। मतलब मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो अलग टास्क होते हैं, मल्टीपल कई सारे एक साथ हम कर देते हैं। ठीक है, तो इसे मल्टीपल प्रोसेसेस को हम CPU से शेयर कर देते हैं कि जब इस प्रोसेस का टाइम हो जाएगा या कोई इंटरप्ट आ जाएगा तब ये यहाँ तक एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फिर दूसरी प्रोसेस को कर देंगे। तो ये इसमें हम मल्टीटास्किंग उसको एफिशिएंटली कर पाएंगे। ठीक है, जिससे कि इम्प्रूव सिस्टम मल्टीटास्किंग रहे अपनी। रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो एनहांसेस सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस बाय स्विचिंग बिटवीन टास्क एज नीडेड। तो रिस्पॉन्स देना मीन्स हम जो दो प्रोसेसेस के बीच में जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट आएगी, हमारी नीड होगी टास्क की, हम उस हिसाब से हम क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे। सपोज प्रोसेस P1 की पहले नीड थी एग्जीक्यूट करने की, मैंने उसको कर दिया, बीच में चलते चलते मुझे ये लगा कि नहीं नहीं अभी प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो मैंने उसको एग्जीक्यूशन में स्विच करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेस CPU यूसेज बाय मिनिमाइजिंग आइडल टाइम। हम इसमें क्या करें, जितना भी हम कोशिश करेंगे कि उसका जो आइडल टाइम है वो क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो आइडल टाइम मीन्स जिस जिस समय वो CPU खाली बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सपोर्ट फॉर मल्टी यूजर सिस्टम, इनेबल्स फेयर CPU टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग यूजर्स।
तो ये फेयर रहता है सीपीयू टाइम। जिस अब सीधी सी बात है, जो प्रोसेस उसको लोड उसमें दिखेगी उसको वो एग्जीक्यूट करा देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि प्रोसेस वो P1 है या P2 है, उसको कितना टाइम देना है। वो तो कॉन्टिन्यूसली अपना एग्जीक्यूशन करा रही थी। अगर बाय द चांस कोई इंटरप्ट आ गया तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो इंटरप्ट आ गया तो वो फिर से सेव होगी, आप उस स्टेट सेव होगी, तो उस बीच में क्या, सीपीयू को तो दूसरा एग्जीक्यूशन करना है ना, तो वो दूसरी प्रोसेस को लाइन में ले लेगी एग्जीक्यूशन के लिए, खाली तो बैठेगी नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया इम्प्रूव सिस्टम थ्रूपुट। इसमें क्या करोगे, इंक्रीजेस ओवरऑल सिस्टम थ्रूपुट बाय मैनेजिंग मल्टीपल रिसोर्सेज। जो जितने भी मल्टीपल आपके प्रोसेसेस हैं उनको क्या करेगा, मैनेज करेगा कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस है कि अगर आज का इंटरप्ट हो गया प्रोसेस P1 का, तो हम प्रोसेस P2 को ले लेंगे। सपोज इसका भी हो गया तो P1 अगर कंप्लीट नहीं हुई तो उसको कंप्लीट कर देंगे, अगर हो चुकी है तो प्रोसेस सपोज नेक्स्ट कोई प्रोसेस है P3 उसको ले लेंगे। तो इसमें थ्रूपुट इसका क्या होगा, इम्प्रूव होगा सिस्टम का बेसिकली। डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, तो क्या हो गया, पहला डिसएडवांटेज इसका ओवरहेड हो गया। इसमें क्या हो गया, इंट्रोड्यूसेस टाइम एंड रिसोर्सेज ओवरहेड ड्यू टू सेविंग एंड लोडिंग प्रोसेस स्टेट। इसमें क्या हो गया, प्रोसेस का जो स्टेट है उसको सेव करने में और लोड करने में इसमें फालतू का बर्डन, एक ओवरहेड बढ़ जाता है उसका। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमने उस प्रोसेस को छोड़ा था। अगर सपोज तुम लोग क्लासेस में आ रहे हो, अगर आज इस क्लास में 10 बच्चे हैं, इस क्लास में मैंने स्टार्ट करा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, डेफिनेशन बता दी, टाइप्स बता दी सारे, और दूसरे दिन सपोज इन 10 बच्चों के अलावा कोई दूसरे बच्चे आ गए। ठीक है, और मैंने पूछा कि भाई और उसमें से एक दो बच्चे पुराने थे, मैंने पूछा भाई हमने कल कहाँ पे छोड़ा था, कि क्या आप क्लास एंड की थी, वहां से हम स्टार्ट, कायदा क्या कहना चाहिए था कि मुझे नेक्स्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए थी, जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था। ठीक है, वहां से मुझे स्टार्ट कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है। अब वहां पे तो ये जो सेव करें, सपोज अगर स्टूडेंट्स नहीं थे, पुराने वाले कोई स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड की थी, नए बच्चे थे, तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे मैंने छोड़ा था, तो मैं कहाँ से शुरू करूंगी, फिर से स्टार्टिंग से शुरू करूंगी। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि कहाँ से मैंने छोड़ा था, क्योंकि फालतू में मेरा तो टाइम वेस्ट हुआ ना उतना, कि मुझे दोबारा से पूरा उसको रिपीट करना पड़ा। नेक्स्ट हम आते हैं लेटेंसी। इसमें क्या होगा, कैन कॉज डिले इन प्रोसेस एग्जीक्यूशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। डिलेस इसमें पॉसिबल हो सकती हो क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली स्विचेस होते हैं। सपोज इंटरप्ट आ गया, फिर हम दूसरी प्रोसेस पे चले गए, फिर इसका इंटरप्ट आ गया, हम वापस से दूसरे प्रोसेस पे चले गए। तो जो फालतू में जो आइडल टाइम का जो हमने बताया था ना, कि इतनी देर सेव और लोड के बीच में जो इन बिटवीन टाइम रहता है वो आइडल टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे लेटेंसी जो होती है वो आती है, प्रोसेस का डिले होता है एग्जीक्यूशन में। जैसे हमने देखा था प्रोसेस 1 को स्टार्टिंग में कितना टाइम मिला था, फिर लास्ट में उसको जाके टाइम मिला, तो कितना डिले आ गया था आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या होगा, एड्स कॉम्प्लेक्सिटी टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोसेस मैनेजमेंट। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जैसे आप देखो इस डायग्राम में, कि हमने यहाँ पे पहले से यहाँ पे इंटरप्ट आया, हमने इसको सेव किया, फिर दूसरी प्रोसेस को रीलोड किया, फिर सपोज कोई इंटरप्ट आ गया तो फिर इसको से इस प्रोसेस को सेव करना पड़ा होगा, फिर जिसका एग्जीक्यूशन कराना है उसको मुझे लोड करना पड़ेगा, लोड करने के बाद फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो अननेसेसरी के ये जो सारे स्टेट्स है ना, ये देखिए कितना ज्यादा आइडल टाइम रहा इसके बीच में, बहुत ज्यादा आइडल टाइम रहा ना। तो ये यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैश परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। इसमें क्या हो गया, मे लीड टू कैश मिसिस, रिड्यूसिंग सीपीयू एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। क्यों, बार बार चीज स्विच हो रही है, कोई आइडल बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। एक होता है ना, एक बार में चीज बता दो। अब सपोज मम्मी ने बोला कि बेटा सब्जी लानी है, सब्जी ले आए, ठीक है लाकर, अरे वो आलू मैं भूल गई थी, अरे वो धनिया भूल गई थी, ये भी जाके ले आना। तो तुम्हारा जो बार बार आने जाने में टाइम वेस्ट हुआ, अगर वो एक ही बार में अगर बता देती कि आलू प्याज सब्जी मेथी ये सब चीजें लानी है, एक बार में ले आते ना, तुम्हारी भी इफिशियंसी बॉडी की जितनी आने जाने में फालतू का वेस्ट हुआ ना, वो नहीं होता, नहीं होता ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स कंटेंशन। इसमें क्या, मल्टीपल प्रोसेसेस कंपीटिंग फॉर रिसोर्सेस कैन क्रिएट बॉटलनेक्स। बॉटलनेक से मतलब क्या हो जाता है बेसिकली, बॉटल देखिए, बॉटल का जो आगे का मुंह बोलो आपका, जहां से निकलने का कोई सोर्स होता है वो छोटा होता है एज कम्पेरेटिव जो नीचे बेस होता है।
इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपकी निकल रही है वो थोड़ी थोड़ी करके निकलेगी, एकदम से पूरा जितना नीचे बॉटल का बेस हो, कभी देखा है उसका जो माउथ होता है वो भी उसी लेवल का हो? नहीं, कभी नहीं होता, क्योंकि बॉटल से बेसिकली मतलब क्या होता है, यूजुअली उस बॉटल में प्रेफर करते हैं, सपोज लिक्विड की बात करें तो धीरे धीरे निकले, अचानक से इतने बड़े माउथ अगर होगा तो पूरा एकदम अचानक से निकल आएगा, तो उसको स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटल तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस है, तो उसको ये लगे कि मैं निकलूं, भीड़ जैसे देखिए ना, एक छोटे से दरवाजे में बहुत सारी भीड़ एकदम से निकल रही होती है, जैसे मॉल्स वगैरह में जहाँ पे ये थिएटर में जाते हो, तो एंट्री और एग्जिट का अलग अलग होता है, जब मूवी खत्म होती है तो एग्जिट से जाओ फिर एंट्री से आओ, तो उससे का रश नहीं होता, ताकि जो नेक्स्ट शो हो रहा होता है उससे एंट्री दे रहे होते हैं और यहाँ से एग्जिट दे रहे होते हैं, तो उससे भीड़ का वो जो सिचुएशन नहीं अगर होती है, तो यहाँ पे बहुत सारी जब प्रोसेस होंगी एक साथ निकल रही होंगी, रिसोर्सेज डिमांड करे, तो बॉटल लगे छोटे से जगह पे निकल रही है, तो वहां पर रिसोर्सेज कंटेंशन की इश्यू आता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2। इसमें हम ये सारी चीजें देखिए, अब इसमें एक और पार्ट रह गया है जो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। टिल देन आपको अगर कुछ इसमें लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम पार्ट 3 के जो सेशन है उसके साथ में इसको डिस्कस कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड